In this class, we'll study about the plant breeding. So, plant breeding is just genetic manipulation of a plant for obtaining a certain properties in a certain species. So, here what happens is that we collect different species samples or their seeds and then we let that undergo certain processes. So इन प्रोसेसेस में हमें मेनली यही पढ़ना है कि कैसे अलग अलग प्लांट्स के अलग अलग कैरेक्टर्स को यानी कि उनके जीन्स को एक प्लांट में लाना है जिससे कि उस एक प्लांट में वो सारे प्रॉपर्टीज हो जो हम चाहते हैं कि किसी प्लांट में हो. फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी प्लांट में बहुत अच्छा क्वालिटी ऑफ और क्वांटिटी ऑफ फ्रूट्स आता है बट दैट इज नॉट डिजीज रेजिस्टेंट, और एक और उसी का दूसरा वेराइटी है जो कि डिजीज रेजिस्टेंट है, तो हम क्या चाहेंगे कि दोनों अच्छे कैरेक्टर्स एक प्लांट में आ जाए. सो दिस इज कैरिड आउट थ्रू प्लांट ब्रीडिंग. सो नाउ विल स्टडी अबाउट प्लांट ब्रीडिंग. तो यहाँ पर प्लांट ब्रीडिंग में हम लोग प्लांट्स को जेनेटिकली मॉडिफाई कर देंगे. तो जेनेटिकली मॉडिफाई या मैनिपुलेट करने से क्या होगा कि उनमें जो प्रॉपर्टीज हम डालना चाहते हैं वो प्रॉपर्टीज आ जाएंगे. सो यहाँ पर हमें पढ़ने कि सबसे पहले कौन सा प्रॉपर्टी यहाँ पर जरूरी है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो सबसे ज्यादा जरूरी प्रॉपर्टी जो हम किसी प्लांट में चाहते हैं वो है हाई यील्ड, यानी कि वहां पर जो पैदावार हो रही है उस फसल में की उसकी ज्यादा से ज्यादा पैदावार हो सके. ये हमारा सबसे पहला और सबसे मेन मोटिव होता है किसी भी प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम में. नाउ विल स्टडी द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस. तो हम जब किसी भी प्लांट को ग्रो करना चाहते हैं तो हम क्या चाहेंगे, उस प्लांट में ड्रॉट रेजिस्टेंस हो, फ्लड रेजिस्टेंस हो. ड्रॉट दैट इज लैक ऑफ वाटर, जहाँ पे सॉइल काफी हद तक सूख जाता है. फ्लड में बहुत ज्यादा वाटर लॉगिंग हो जाता है. एंड ऑल्सो कई सारे सॉइल्स में पीएच वैल्यू काफी लो होता है, दैट इज एसिडिक सॉइल हो जाता है, या पीएच वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाता है, दैट इज बेसिक सॉइल हो जाता है, या फिर टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस की वजह से भी प्लांट्स डेड हो सकते हैं. तो हम चाहते हैं कि हमने जो प्लांट बनाया है उस प्लांट में ये सारे प्रॉपर्टीज हो, यानी कि वो ड्रॉट फ्लड में भी सर्वाइव कर ले, हाई लो टेम्परेचर या पीएच पे भी वो सर्वाइव कर ले. सो दीज आर द टू मेन प्रॉपर्टीज. Apart from these, we also want those plants to be disease resistant. And the fourth property that we want in a plant is pest resistant. किसी भी क्रॉप में डिजीज और पेस्ट रेजिस्टेंस होना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि नॉर्मली जब भी किसी भी क्रॉप में डिजीज लगता है तो उस पूरे फील्ड में लग जाता है, उस पूरे जो इरिगेशन लैंड होता है उसमें लग जाता है.
तो उससे क्या होता है कि हमेशा जब भी ये फिनोमिनन होता है तो क्रॉप प्रोडक्शन बहुत ही ज़्यादा रिड्यूस होता है, जिससे कि फार्मर को बहुत सीवियर लॉस होता है। एंड लाइकवाइज पेस्ट रेजिस्टेंस के साथ भी यही है, जब भी पेस्ट अटैक होता है तो बहुत ज़्यादा सीवियर स्केल पे, एनॉर्मस स्केल पे क्रॉप लॉस होता है, जिससे कि फार्मर्स को भी लॉस है एंड इन जनरल वो क्रॉप का जो प्राइस है इन्फ्लेशन की वजह से वो बढ़ जाता है, क्योंकि उसका सप्लाई कम हो जाता है। तो these are the four most important properties that we want in our plant, and we will obtain those properties in a plant through plant breeding programs. So plant breeding में हम लोग क्या करेंगे कि अलग अलग plants के different अच्छे characters को combine कर देंगे in the same plant. So we will now see how plant breeding is done. So we'll now see how plant breeding is done. तो प्लांट ब्रीडिंग में जो सबसे पहला स्टेप होता है दैट इज कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी। सो यहाँ पर क्या होगा कि हर प्लांट में बहुत सारे वेरिएंट्स होंगे। फॉर एग्जांपल मैंगो प्लांट के भी बहुत ज़्यादा वेरिएशंस होते हैं, जबकि डिफरेंट वेराइटीज़ के मैंगो होते हैं। तो हर वेराइटी में कुछ सर्टेन जीन्स होंगे, यानी कि उनके प्रॉपर्टीज़ होंगे। तो अलग अलग वेराइटीज़ में अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होंगे, और यहाँ पर क्या किया जा रहा है कि उन सारों को कलेक्ट किया जाएगा। वो सारे जो रिलेटिव्स हैं या वेराइटीज़ हैं किसी स्पीशीज़ के, उनको कलेक्ट किया जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो प्लांट है उनके सारे जीन्स और अलील्स के कॉम्बिनेशन को क्या बोला जाएगा? जर्मप्लाज्म कलेक्शन। सो ये जो जर्मप्लाज्म है, दिस कंसिस्ट ऑफ all possible genes and alleles of a species. So this is the first step in the plant breeding. यहाँ पर हमने क्या किया कि जितने भी वेराइटीज के स्पीशीज थे, उस स्पीशीज के अंदर जितने भी वेराइटीज थे, उन सारे वेराइटीज को कलेक्ट किया है, उनके सीड्स को या तो उनके प्लांट्स को। सो जर्मप्लाज्म में दोनों हो सकता है, सीड्स भी हो सकते हैं और प्लांट्स भी हो सकते हैं, क्योंकि सीड्स विल अल्टीमेटली फॉर्म प्लांट्स। तो जो एलील्स प्लांट्स में होंगे वो एलील्स उनके सीड्स में भी होंगे। तो यहाँ पर हम प्लांट्स और सीड्स को कलेक्ट कर लेंगे, और इनके सारे वेराइटीज में जिनमें सारा जीन्स और एलील्स प्रेजेंट हो स्पीशीज का,
उसके कलेक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, जर्मप्लाज्म कलेक्शन। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप। नाउ वी विल सी द नेक्स्ट स्टेप। सो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जो हमने स्पीशीज को कलेक्ट किया था, जो उनके वेरिएंट्स को कलेक्ट किया था, उनमें सब में अलग अलग प्रॉपर्टीज होंगे, जो भी वेराइटीज होंगे उनमें अब हम सिलेक्शन करेंगे कि किस वेराइटी के किस मेंबर को पेरेंट की तरह सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर क्या होगा कि हमने एक कलेक्शन ऑब्टेन किया था इन द प्रीवियस स्टेप, तो वहां पर हम चाहते हैं कि हमारे पास जो प्लांट हो उनमें डिजीज रेजिस्टेंस भी हो और हाई यील्ड भी हो। बट ये जरूरी नहीं है कि हमने जो प्लांट्स का कलेक्शन किया था उनमें एक ही प्लांट में ये दोनों फीचर्स हो। तो हम क्या करेंगे कि ऐसे ऐसे कैरेक्टर्स को देखेंगे जो कि डिफरेंट प्लांट्स में होंगे जिनका हमने कलेक्शन किया है। तो वहां पर जिस भी प्लांट में कोई सुपीरियर कैरेक्टर हो जो हम चाहते हैं कि ऑफस्प्रिंग में जाए, तो उन प्लांट्स को यहां पर सेलेक्ट किया जाएगा। फॉर एग्जांपल एक सुपीरियर कैरेक्टर हो गया हाई यील्ड, हम चाहते हैं कि क्रॉप की पैदावार ज्यादा हो, सो वी विल सेलेक्ट सच प्लांट्स एंड नाउ वी विल अलाउ सच प्लांट्स टू रिप्रोड्यूस और वी विल आर्टिफिशियली रिप्रोड्यूस देम। अब यहाँ पे हमें जानना है कि जो हमने प्लांट यहाँ पर सेलेक्ट किया था उन प्लांट्स में जब हम रिप्रोडक्शन कराएंगे तो हम किस पर्पस से करा रहे हैं। हम चाहते हैं कि रिप्रोडक्शन उन प्लांट्स के बीच में हो जिनमें सुपीरियर कैरेक्टर हो, और उस पर्पस से यानी कि हम चाहते हैं कि वो
कैरेक्टर्स कंबाइन हो जाएं ऑफस्प्रिंग के अंदर। सो दिस स्टेप में क्या होगा कि रिप्रोडक्शन हो रहा है किसके किसके बीच में, जिन प्लांट्स में सुपीरियर कैरेक्टर्स है, फॉर एग्जांपल हाई यील्ड एंड डिजीज रेजिस्टेंस। सो अब यहां पर क्या होगा इस स्टेप में, जब डिफरेंट प्लांट्स डिफरेंट वेराइटीज वाले अगर रिप्रोड्यूस करेंगे तो उनमें कैरेक्टर्स भी कंबाइन होंगे। अब यहां पर हमने तो इस पर्पस से हाइब्रिडाइजेशन किया था कि जो कैरेक्टर्स या ट्रेड्स हैं वो कंबाइन करेंगे जो कि सुपीरियर थे, यानी कि ये हमारा मोटिव था। लेकिन ये जरूरी बिल्कुल भी नहीं है कि सिर्फ सुपीरियर या डिजायरेबल कैरेक्टर्स या ट्रेड्स ही कंबाइन करेंगे। ये भी तो हो सकता है ना कि लो यील्ड और लो डिजीज रेजिस्टेंस भी कंबाइन कर जाए। तो वी डोंट वांट दैट, वी वांट हाई रेजिस्टेंस एंड हाई यील्ड कैरेक्टर्स टू कंबाइन। तो इस स्टेप में जो ऑफस्प्रिंग्स होंगे उनमें अनडिजायरेबल कैरेक्टर्स या ट्रेड्स भी कंबाइन कर सकते हैं और फिर डिजायरेबल ट्रेड्स या कैरेक्टर्स भी कंबाइन कर सकते हैं। सो दैट लीड्स अस टू द फोर्थ स्टेप। सो अब ये जो फोर्थ स्टेप है यहां पर क्या किया गया कि जितने भी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हुए थे थर्ड स्टेप में, उनमें से हम देखेंगे कि कौन सा ऐसा ऑफस्प्रिंग है जिसमें सुपीरियर कैरेक्टर्स कंबाइन हुए हैं। तो उनको लिया जाएगा, जिन जिन ऑफस्प्रिंग्स में सुपीरियर कैरेक्टर्स कंबाइंड होंगे उनको लिया जाएगा और फिर उनको आपस में क्रॉस सेल्फ पॉलिनेशन कराया जाएगा। दैट इज दे विल बी सेल्फ्ड, यानी कि जो सिमिलर प्लांट्स होते हैं जेनेटिकली उनके बीच में जो रिप्रोडक्शन होता है दैट इज कॉल्ड सेल्फिंग। तो सेल्फिंग क्यों किया जाता है? टू ऑब्टेन प्योर लाइंस। आप लोगों ने मेंडल चैप्टर, मेंडल्स के एक्सपेरिमेंट में ये पढ़ा होगा कि मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो प्योर लाइंस पे किया था, यानी कि होमोजाइगस इंडिविजुअल्स पे किया था। तो इसका फायदा क्या होगा कि अगर एलील सेग्रीगेट भी करते हैं तो न्यू
कॉम्बिनेशंस नहीं क्रिएट होंगे, क्योंकि अगर होमोजाइगस इंडिविजुअल है तो अलील सेम ही होंगे, तो प्रॉपर्टीज भी सेम होंगे, यानी कि कैरेक्टर्स और ट्रेट्स भी सेम ही होंगी। तो इसीलिए यहाँ पर कंटिन्यूअस बहुत जनरेशन तक सेल्फिंग किया जाता है, जिसके वजह से ये प्योर लाइंस का क्रिएशन होता है। नाउ द फिफ्थ एंड द फाइनल स्टेप, तो यहां पर जब प्योर लाइन ऑब्टेन हो गया तो क्या उसको डायरेक्टली फार्मर्स को दे दिया जाएगा कि फिर से तुम अपना क्रॉप प्रोडक्शन करो? तो नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल साइंटिस्ट खुद ही रिसर्च फील्ड्स में उसका टेस्टिंग करेंगे, यानी कि जो कंडीशंस एक नॉर्मल फार्मर के फील्ड में होंगे वही कंडीशंस इन रिसर्च फील्ड्स में होंगे, और यहां पर इस स्पीशीज को या इस ऑफस्प्रिंग को एनालाइज किया जाएगा कि नेचुरल कंडीशन में उसका प्रोडक्ट कैसा है, अच्छा यील्ड है, अच्छा डिजीज रेजिस्टेंस है एंड एक्सेट्रा अदर प्रॉपर्टीज। सो उसी तरीके से यहाँ पर इस रिसर्च फील्ड में उसको पहले एनालाइज किया जाएगा, और अगर रिसर्च फील्ड में वो जो क्रॉप है वो डिजायरेबल आउटपुट देता है तो उसको फिर से फार्मर्स को दिया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा ताकि वो प्रोड्यूस कर सके। तो जब रिजल्ट्स फेवरेबल आ गए हैं रिसर्च फील्ड्स पे तो अब उसको मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। मार्केट में सीड्स को कौन खरीदते हैं? तो जनरली फार्मर्स खरीदते हैं थ्रू कंपनीज, और कंपनीज कैन बाय फ्रॉम द कि पहले रिसर्च फील्ड में वो एनालाइज हो गया, एनालाइज होने के बाद जब उसका रिजल्ट फेवरेबल है तो उसके बाद ये मार्केट में चला जाएगा सीड्स, यानी कि फार्मर्स के पास, और फिर फार्मर्स इससे क्रॉप प्रोडक्शन करेंगे। सो दीज आर द 5 नॉर्मल स्टेप्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। इसके बाद वी हैव टू स्टडी अबाउट हाउ ग्रीन रेवोल्यूशन टुक प्लेस इन wheat and rice and other such crops. Now we'll study about the high yielding varieties and how they brought the green revolution in India in 1960s. So we first have to understand what was green revolution. सो जो ग्रीन रेवोल्यूशन है दिस इज मेनली कंसर्न्ड विद द इंक्रीज इन क्रॉप प्रोडक्शन।
एंड ये कब हुआ था? जनरली इट अकर्ड इन द डेकेड ऑफ 1960s with the efforts of a great scientist named M.S. Swaminathan. So he is termed as the father of Indian Green Revolution. तो यहाँ पर सेमी डॉर्फ वेराइटीज को यूज किया गया था राइस और व्हीट का एंड ऑल्सो ऑफ मेज एंड अदर क्रॉप्स। तो यहाँ पर ग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब होता है दैट इज बम्पर इंक्रीज इन क्रॉप प्रोडक्शन। एट दैट टाइम इंडिया वाज सफरिंग फ्रॉम फूड शॉर्टेज। इंडिया में प्रॉपर अमाउंट में खाना ही नहीं था क्योंकि इंडिया का पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रहा था, आज भी इनफैक्ट बढ़ रहा है, और उस समय में क्रॉप्स भी नहीं इतने सफिशिएंट हुआ करते थे कि सारे पॉपुलेशन को प्रॉपर खाना मिल पाए। तो यहाँ पर क्रॉप का जो प्रोडक्शन में इंक्रीज हुआ था दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज ग्रीन रेवोल्यूशन। एंड यहाँ पर सबसे पहले हमें पढ़ना है व्हीट के बारे में। सो व्हीट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप्स। सो यहाँ पर 1960 और 2000 के बीच में जो व्हीट का प्रोडक्शन था वो इंक्रीज फ्रॉम 11 to 75 मिलियन टन्स। सो यहाँ पर क्या हुआ कि जो सेमी डॉर्फ वेराइटीज ऑफ व्हीट थे जिन्होंने जो कि डेवलप किया गया था नॉर्मन ई बोरलॉग के द्वारा इन मेक्सिको एट द साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूट कॉल्ड एज इंटरनेशनल सेंटर फॉर व्हीट एंड मेज इंप्रूवमेंट। सो जो सेमी डॉर्फ वेराइटीज ऑफ व्हीट होते हैं इनमें डेवलपमेंट हुआ किया गया था फ्रॉम वेरियस अदर स्पीशीज और वेरियस अदर वेराइटीज ऑफ व्हीट। तो उसकी वजह से यहाँ हाई यील्डिंग सेमी डॉर्फ वेराइटीज का फॉर्मेशन हुआ और इन्हीं को अल्टीमेटली इन्हीं का जो अदर वेरिएंट था दैट इज सोनालिका एंड अदर थिंग्स। सो दीज वर इंट्रोड्यूस्ड इनटू द व्हीट ग्रोइंग बेल्ट्स ऑफ इंडिया। सो इसकी वजह से इंडिया में जो व्हीट का प्रोडक्शन था वो बम्पर इंक्रीज किया 11 to 75 मिलियन टन्स। सो बिकॉज ऑफ दिस इंडिया में जो व्हीट का प्रोडक्शन है वो काफी हद तक इंडिया के पॉपुलेशन को सस्टेन करने के लायक बना था। एंड ही वाज अ नोबेल प्राइज विनर दैट इज नॉर्मन ई बोरलॉग वाज अ वेरी prominent scientist in that field and he worked at the International Center for Wheat and Maize Improvement in Mexico. After this we have to study about rice. Rice is also the most important crop after wheat. तो राइस में भी कई ज्यादा इंक्रीज हुआ प्रोडक्शन में।
So this is how it happened. यहाँ पर 35 मिलियन से 89.5 मिलियन यानी कि 2.5 टाइम्स के अप्रॉक्स ये इंक्रीज हुआ था. So this was also because of those semi-dwarf varieties. So यहाँ पर जो राइस प्रोडक्शन में इंक्रीज हुआ दैट वाज आल्सो बिकॉज ऑफ दीज सेमी ड्वार्फ वेराइटीज. और इनका फॉर्मेशन कैसे हुआ? तो देयर वर टू वेराइटीज, टाइचुंग नेटिव वन एंड द अदर वन वाज दिस IR8 फ्रॉम इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट. तो यहाँ पर जो क्रॉसिंग से बना सेमी ड्वार्फ वेराइटीज उसकी वजह से इंडिया में बम्पर क्रॉप इंप्रूवमेंट हुआ. सो वी हैव टू स्टडी द एग्जांपल्स ऑफ दैट. एग्जांपल्स इन द इंडियन वेरिएंट इज दिस जया एंड रत्ना. Now we also have to study about in brief about sugarcane. So it has two varieties. One was called as Saccharum officinarum. The other one was Saccharum barberi. सो ये जो शुगर केन है, शुगर केन इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्रॉप. तो यहाँ पे इंडिया में मेनली दो तरह के शुगर केन थे. दैट वाज Saccharum officinarum. इट ग्रू वेरी वेल इन साउथ इंडिया बट नॉट इन नॉर्थ इंडिया. सो यहाँ पे इसका फीचर क्या है कि इसमें शुगर कंटेंट बहुत अच्छा होता है, बहुत ज्यादा शुगर होता है. बट जो दूसरा टाइप है दैट इज Saccharum barberi. यहाँ पर शुगर कंटेंट बहुत पुअर होता है, यानी कि इसमें शुगर कंटेंट कम होता है, लेकिन ये नॉर्थ इंडिया में अच्छे से ग्रो करता है. तो इन दोनों के बीच में क्रॉसिंग करा के न्यू वेराइटीज क्रिएट किया गया, जिससे कि नॉर्थ इंडिया में भी काफी अच्छा शुगर का प्रोड्यूस मिला. Okay, so these two species were crossed and therefore certain species were created, and that led to the formation of newer varieties, and these species grew well in North India.
So this was about in brief about certain crops. Apart from this, there is something called millets. Millets are very hardy crops. They grow on harsh climatic conditions also. So those crops were also included in this green revolution, and that led to the formation of or the increase in the crop